Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी हम थोड़ा ओपियोइड्स के ऊपर देखेंगे कि ओपियोइड्स में क्या क्या होता है, फिर ओपियोइड का इलाज कैसे तो वो भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा जो सपोर्टिव केयर मतलब क्या होता है, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा रिलीवेंट है रादर देन मेडिकेशन। सो ऐसे कुछ टेक्निक्स भी है जो लोग यूज़ करते हैं जिससे विड्रॉल हम मैच कर सकते हैं, जो नॉन मेडिकल है, राइट। मेडिसिन के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको समझाऊँगा। देन कमिंग टू द ओपियोइड डिपेंडेंस और स्मैक का जो नशा होता है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। आपको पता है कि इसमें टॉलरेंस होता है, विड्रॉल्स होते हैं और भी कोई सिम्टम्स होते हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विड्रॉल सिम्टम से ही हम डिसाइड करेंगे कि उसका इलाज कितना होगा, कितने लेवल का होगा। इसका एक ईजीएस्ट तरीका ध्यान रखने का है कि जब स्मैक का या ओपियोइड का विड्रॉल होता है ना, तो इसके जितने भी ओपनिंग्स है बॉडी में वो सब ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आई ओपन हो गया तो उसको आंखों से पानी आ गया, मुंह ओपन हो गया तो उसका यॉर्निंग या जाम्बिया या वोमिटिंग आ गई, देन उसको ये ओपन हो गया तो उसको गूज बम्स आते हैं, डायरिया हो जाता है, मतलब लूज मोशन होता है, नीचे का ओपन हो गया तो यूरिन पेशाब भी आता है, राइट। हार्ट ओपन हो जाता है तो उसको टैकीकार्डिया मतलब हार्ट का रेट बढ़ जाता है। आंखें भी ओपन होती हैं तो जो टूटन में ना उसकी आंखें, आप प्यूपिल अगर देखोगे बड़ी हो जाती है, वो बावली होती है ना, तो जितने ओपनिंग है बॉडी में वो सब खुल जाते हैं। बेसिकली टूटन में ये होता है। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसको लक्षण आएंगे, ठीक है। पेट में दर्द होना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाना, नींद आ जाना, नाक से भी पानी आता है, राइट। सो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये टूटन की वजह से होती है, स्मैक के टूटन की वजह से, है ना। और स्मैक का आप जब इलाज कर रहे हो और टूटन ठीक हो रही है तो ये सब ओपनिंग जो है बंद हो जाएंगी। तो आप सही से जब इलाज करोगे तो सब ये लक्षण चले जाएंगे। बेसिकली जैसे हमने शराब में डिस्कस किया था कि शराब में कितना क्वांटिटी ले रहा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो स्मैक में संभव नहीं होता है। बिकॉज स्मैक जो ले रहा है बंदा पन्नी से, हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी क्वालिटी की स्मैक ले रहा है, अच्छी ले रहा है या उसमें कुछ अडल्ट्रेंट है ना। अगर वो सही उसका माल मिल गया, चिट्टा वगैरह मिल गया तो उसका ज़्यादा नशा होगा। अगर उसने मिक्स वाली ले ली तो उसका असर कम होगा। तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो इसमें जब स्मैक का इलाज होता है या टूटन दूर होती है तो हम उसके लिए एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं काउस, और उसको टूटन देखते कितना हो रहा है, उसको टूटन कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं ताकि उसका दर्द चला जाए। जब तक दर्द उसका नहीं जा रहा है तब तक हम उतना डोज उसको देते हैं। दैट इज़ हाउ मतलब वो कैलकुलेट। सो वो डिसाइड होता है कि उसको कितना स्मैक लिया है, कितना अमाउंट लिया है, और उसको कितना और साइड मतलब कोई सिम्टम्स है या कोई लक्षण है। ऑल्सो उसने कौन से टाइप का लिया है ना। ओपियोइड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्मैक है, फिर स्मैक इंजेक्शन से भी लेते हैं लोग, पोर्टविन है इंजेक्शन, नॉर्फिन का इंजेक्शन होता है। कुछ लोग अफीम डोडा फुक्की खाते हैं तो उसमें तो कम क्वांटिटी होता है स्मैक का, तो उसका टूटन कम होगा। लेकिन अगर कोई स्मैक ले रहा है उसका टूटन ज़्यादा होगा, और कोई अगर इंजेक्शन लगा रहा है उसका टूटन और भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो ये सब सवाल आपको पूछना ज़रूरी है, ये सब असेस करना ज़रूरी है। ये आपको बताना चाहिए कि किस तरह का मरीज़ है। सेम जैसे सीवा था वैसे काउज है, वो एक स्केल है, उसमें भी सेम COWS क्लिनिकल ओपियोइड विड्रॉल स्केल, उसका हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो इसमें से जैसे शराब के दिए हुए लक्षण वैसे इसमें स्मैक के लक्षण दिए, और इसमें भी स्कोरिंग अवेलेबल है। ज़्यादा स्कोर है मतलब उसको ज़्यादा टूटन हो रही है, कम स्कोर है मतलब कम टूटन हो रही है। आपकी टूटन कितनी कम ठीक हो रही है उसके हिसाब से हम दवाई देंगे। अगर ज़्यादा टूटन है तो उसको ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी, कम टूटन है तो उसको 2 mg से काम चल जाएगा। कुछ लोग को 4 mg से भी देना पड़ सकता है, कुछ को 6 वन देना पड़ सकता है। तो वो कैलकुलेट होता है उसको टूटन कितना है इसके हिसाब से। इसमें भी बहुत सारे मरीज़ जो है आउट पेशेंट में इलाज हो जाता है। कुछ लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकता है जिनको बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स है, या जिनको आप आउट पेशेंट मतलब OPD में इलाज कर रहे हो लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। किसी को कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, उनको भी एडमिट करना पड़ सकता है। कोटला में ऐसे मरीज़ हैं जिनका घर का कोई नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है, रोड पे है, वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई हाइजीन नहीं है, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, उसमें HIV की रिस्क है, ओवरडोज की रिस्क है। उन सब मरीज़ों को एडमिशन की ज़रूरत है, उनका OPD से इलाज नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोई है भी नहीं बाहर जो उनको खिलाएगा, है ना।
देन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे दौरे की प्रॉब्लम है या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उनको भी एडमिट करना पड़ेगा। इसमें जो आप बोल रहे हो ना, ड्यूरेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, आउट पेशेंट में, इन पेशेंट में कितना टाइम लगता है, तो जो आउट पेशेंट में करते हैं उसमें वीक से मंथ लग सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना, जैसे शराब में 10 दिन का हम बात कर रहे थे, जो स्मैक का इलाज है वो हफ्ते में या महीने तक भी चल सकता है, डिटॉक्स का जो फेज़ है, क्योंकि स्मैक का नशा थोड़ा अलग टाइप का नशा है, इसलिए उसका जो डिटॉक्स है वो लंबे टाइम तक चल सकता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ 2-2 महीने के लिए एडमिट है, उसके बाद उसका डिटॉक्स कंप्लीट हो रहा है ना। तो उसमें फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर आप 10 दिन में भेजोगे तो पेशेंट फिर से नशे की तरफ जाएगा, फिर से रिलैप्स होकर वापस आएगा, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। शराब के मरीज से ज़्यादा टाइम लगेगा। से नाउ इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे शराब के लिए भी हैं और ये जनरल मेजर्स हैं शराब के लिए और अल्कोहल के लिए। मतलब दे आर वेरी कॉमन, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्वाइट एंड काम होना चाहिए। अगर आपके सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है, आवाज़ है और शांति नहीं है, तो उसको टूटन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर आपका सेंटर ठीक जगह पे है, आइसोलेटेड है, शांति है, तो उसको टूटन थोड़ी कम महसूस होगी। मतलब ये सब एविडेंस और इसके वजह प्रूव हुआ है, ये आप मैनेज कर सकते हो, राइट। इट इज़ कॉल्ड सपोर्टिव केयर। देन आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो जो सेंटर में जहाँ पे भी एडमिट है आपका मरीज़, उसको नींद ठीक से आनी चाहिए और उसको रेस्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको फ्रिक्वेंट रीअश्योरेंस देना भी ज़रूरी है ना, कि ठीक हो जाएगा, मतलब आपका ठीक हो जाएगा, उसको बार बार पूछना भी ज़रूरी है। नहीं अदरवाइज़ आप बोल रहे हो कि इसको टूटन हो रही है, वो तड़प रहा है और आपने बोल दिया कि आपको दवाई तो मिल गई ना, फिर आप फिर से क्यों मांग रहे हो, फिर से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, ऐसा भी होता है ना। आप बोल रहे हो कि सो ये आपको रीअश्योरेंस देना ज़रूरी है, आपको काउंसिल करना ज़रूरी है बीच बीच में भी कि आपको दवाई मिल गई है, कुछ टाइम लगेगा दवाई का असर आने के लिए, या टूटन धीरे धीरे ठीक होती है, आप रेस्ट कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मुँह नहीं करना है। बिकॉज एक जो सिम्टम होता है स्मैक के नशे का, वो होता है पिंडलियों में दर्द या मसल में दर्द। अगर वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसको ज़्यादा टूटन होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा होगा कि मरीज़ खुद ही बहुत बार ना ये नहाते हैं, है ना। तो आपको मैंने डिस्कस किया था कि एक ऑटोनॉमिक सिम्टम्स होते हैं, टूटन होती है उसमें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, जिसमें पसीना आना या इस तरह की बेचैनी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या टैकीकार्डिया होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। अभी बार बार नहाने से क्या होता है कि ये सब लक्षण जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं और उसका पसीना चला जाएगा, उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम नहाते तो भी हमारी कुछ रिलीज़ होती है चीज़ें बॉडी में, है ना, इसलिए हमें नहाने के बाद फ्रेश लगता है। तो सेम तरीके से जब पेशेंट बार बार नहाता है तो उसको टूटन उसकी कम हो जाती है। इसलिए पेशेंट अपने आप से ही बहुत बार नहाते हैं, 2 बार 3 बार बोलते हैं ना कि मैं नहा के कम कर रहा हूँ टूटन, तो इससे एक्चुअली हेल्प मिलती है। तो आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हो कि पेशेंट नहाए बार बार, या नहा पूछते हैं कि नहाना है कि ना, आप बता सकते नहाना, ठीक है। देन उसके अलावा जो ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटर्स में योगा के सेशंस होते हैं सुबह उठ के, है ना, कुछ एक्टिविटी होती है या शेड्यूलिंग होती है, तो इससे भी मरीज़ को हेल्प मिलती है टूटन कम होने में। बिकॉज क्या होता है कि जब मरीज़ योगा कर रहा है या कुछ एक्टिविटी में एंगेज है, तो उसका जो दिमाग है उस पर केंद्रित होता है ना। जैसे योगा में हम मरीज़ को बोलते हैं कि किसी खास चीज़ पे ध्यान दे, जैसे ओम पे करे या किसी और भी भगवान के ऊपर, या जो भी वो माइंड में सोच रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मरीज़ का ध्यान उसके तरफ चला जाता है, इसकी टूटन अपने आप कम हो जाती है। आपको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो काउंसलिंग है या आप थेरेपी जो कर रहे हैं वो उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अगर आप डिटॉक्सिकेशन में कर रहे हो तो। बिकॉज डिटॉक्सिकेशन में पेशेंट्स ज़्यादातर परेशान होते हैं, उनको टूटन हो रही है, हाँ परेशानी हो रही है, तो अगर आप उसमें कोशिश करोगे काउंसलिंग करने की तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और फिर आप बाद में बोलोगे कि काउंसलिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन से बाहर निकलने दें, ये फेज़ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट करें, ताकि पेशेंट भी सुनने के मूड में हो और आपके मेहनत को भी रंग मिले। और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई है, जैसे कि नहाना, एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है उसको मना करना है, और वो जो कुछ योगा भी होते हैं जिसमें एक्सरसाइज वाले होते हैं वो भी नहीं करना। नहीं, मैंने क्या कौन सा योगा बोला कि ऐसा योगा जिसमें हम सांस लेते हुए छोड़ते हैं। अगर आप उससे हट योगा कराओगे या उड़ने वाला और वो जंप, जो दूसरे जो योगा होते हैं वो करोगे, तो उससे उसकी टूटन बढ़ जाएगी ना। उसके बाद जो दवाई है, मैं दवाई ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट कुछ सेंटर पे एडनॉक की दवाई अवेलेबल है, बुप्नॉर्फिन, कुछ जगह पे ट्रैमाडोल देते हैं,
तो उससे भी टूटन कम होती है। एक क्लोनिडिन करके दवाई आती है, वो भी दी जाती है। तो अलग अलग दवाई है, मेथाडॉन भी है एंड कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस होते हैं, जैसे नींद वाली दवाई है या ब्रूफेन की दवाई हम देते हैं साथ में, जो एनसेड है उससे भी दर्द कम होता है ना। नींद की दवाई भी देते हैं, अगर किसी को उल्टी वगैरह हो तो उल्टी की दवाई मिलती है। तो वो सब इरकाज में अवेलेबल है, जो बेसिक मेडिकेशन की लिस्ट है उसमें वो दिया है। तो ये सब मेडिसिन यूज़ होती है डिटॉक्स करने में, स्मैक का डिटॉक्स करने में। तो हर सेंटर पे अलग अलग अवेलेबिलिटी है। तो इसमें से सबसे मेथाडॉन भी एक मेडिसिन है जो ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। बट सबसे बेस्ट मेडिकेशन जो अभी अवेलेबल है इंडिया में, मतलब बुप्रोफेन इसलिए है क्योंकि बुप्रोफेन इज़ वेरी सेफ मेडिकेशन। बुप्रोफेन का ओवरडोज नहीं होता है। मेथाडॉन अगर आपने सही डोज में दी और ज़्यादा दे दी तो उसमें मेथाडॉन से खुद भी ओवरडोज होता है। बट बुप्रोफेन ऐसी मेडिसिन है कि इससे ओवरडोज नहीं होता है और उसमें टूटन भी ठीक होती है, मतलब उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम है कंपेयर टू मेथाडॉन, इसलिए बुप्रोफेन सेफर मेडिकेशन है। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं वो बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स है। जैसे कुछ लोगों को नींद जैसा आता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं, खुजली हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन होता है। ज़्यादातर कॉमन एडनॉक का साइड इफेक्ट है कि लोग बोलेंगे कि मुझे नींद ज़्यादा आ रही है और डोज बढ़ गया तो कब्जियत स्मैक की वजह से भी होती है, एडनॉक की वजह से, दोनों की वजह से होती है। बट अगर एडनॉक का डोज ज़्यादा हो गया किसी को तो उसमें नींद ज़्यादा आएगी, रेसिडेशन में पेशेंट रहेगा, वो बताएगा आपको। कभी कभार बहुत ज़्यादा डोज होने में पेशाब में तकलीफ हो सकती है, पेशाब करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे लोग बताएंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि उसका एडनॉक का डोज सही है कि नहीं है। अगर कम डोज है एडनॉक का तो उसको टूटन होगी, अगर ज़्यादा डोज हो गया तो पेशेंट नींद में रहेगा, है ना, ज़्यादा नींद में रहेगा वो, तो इसका मतलब डोज बढ़ गया है। तो आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि डोज उसका सही लेवल पे रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। देन इन पेशेंट आपको पता ही है, मतलब 4 से 6 मिलीग्राम में हम स्टार्ट करते हैं, डे 2 डे 4 पे इंक्रीज होते हैं। बेसिकली जो काउ स्किल ना COWS में बात कर रहा था, इससे हम विड्रॉल सिम्टम्स मॉनिटर करते हैं और इसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं डोज, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा किसी को कम, तो उसका टूटन कितना लेवल का है उसके हिसाब से हम उसको दवाई देते हैं, उसके हिसाब से उसका डोज एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ 0.4 mg वाली जो बुप्रोफेन आती है वो आप डिवाइडेड डोसेस में दे सकते हो, एक मतलब 3 बार या 4 बार भी दे सकते हो दिन में, और उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसको एडजस्ट करना ईजी है बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर आप 2 mg से डायरेक्टली एडजस्ट करोगे तो उसमें साइड इफेक्ट्स होने के या प्रॉब्लम दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 0.4 mg कम स्ट्रेंथ वाली है तो उसको आप स्मूथली एडजस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए जब डिटॉक्स कर रहे हो तो 0.4 mg वाली ही यूज़ होती है, एडनॉक की दवाई कम यूज़ होती है। एडनॉक 2 mg की तभी देते हैं जब उनको लॉन्ग टर्म लेना ही लेना है, बट जिनको हमें टेपर करना है उनको 0.4 mg से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 334 मतलब ये 4 mg दिया है, 0.4 mg को ही 10 गोली दे दी है, ये दिखाई दे रही, आई विल टेल यू। तो उसमें 10 गोलियाँ दी है 0.4 mg की, 3 सुबह 3 दोपहर को 4 रात को, इस तरह से, और फिर हर 1-2 दिन में हम कम करते जा रहे हैं। तो ये जब जैसे 2 हफ्ते हो जाएंगे तो एक एक गोली करके एक सब कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, सिंपल है। अगर आप ये कर रहे हो 2 mg का जो कर रहे हो तो उसमें ईजी नहीं होता है करना, जो 0.4 mg वाला है उसको करना, टेपर करना ईजी होता है और पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कम होते जा रहा है। अगर आपके पास नहीं है ट्रामाडोल भी दे सकते हैं, ट्रामाडोल मेडिकल शॉप में भी अवेलेबल होता है। काफ़ी सारे जो पेरिफेरल सेंटर ऐसे है जहाँ पे एडनॉक अवेलेबल नहीं है, हाँ आसानी से मिल जाती है। कभी कभी एडनॉक के सप्लाई का प्रॉब्लम भी होता है, सेंटर पे नहीं मिलती है, उस टाइम भी आप ट्रामाडोल यूज़ कर सकते हो। ओनली थिंग कि ट्रामाडोल का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता है, तो उसको आपको ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, मतलब और उसका जो असर भी होता है, मतलब उसका जो टूटन कम करने का वो असर इतना ज़्यादा नहीं है, बुप्रोफेन जैसा नहीं है। नाउ ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कुछ और, बेंजोडाइज़ेपिन मतलब नींद की दवाई देते हैं काफ़ी लोगों को जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको दर्द वगैरह हो रहा है उनको ब्रूफेन की दवाई या ये भी दवाई देते हैं, डाइक्लोफेनाक, और कुछ लोगों को उल्टी की दवाई की देने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, देन इम्पोर्टेंट थिंग, अभी ये डिटॉक्स फेज हो गया, फिर उसमें आगे क्या होता है, या तो मरीज़ नाल्टीमा पे जाता है या तो एडनॉक पे जाता है। तो मैंने जो बताया था कि जो मरीज़ बहुत लंबे टाइम तक नशा कर रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा लेवल का नशा है, इंजेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव ग्रुप है, वो सब लोग एडनॉक लॉन्ग टर्म पे चले जाते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने नशा कम समय तक किया है, कम क्वांटिटी में किया है, एंड उनका सोशल सपोर्ट अच्छा है, काम मतलब ऑक्यूपेशनल भी अच्छी स्टेटस है, वो उन सब लोग जो है ना एंटागोनिस्ट पे नाल्टेमा पे जाएंगे। तो उसमें आपको टेपर करके फिर वो नाल्टेमा का इंजेक्शन लगता है हमें मतलब एक खास। तो वो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो उनको नाल्टेमा का इंजेक्शन लगता है और नाल्टेमा पे वो चले जाते हैं। तो ऐसे 2 तरह के होंगे।
नाउ हम एक देखते हैं कि उसको एक केस देखते हैं, उसमें हम कैसे डिटॉक्स करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी ये केस मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक 35 साल का एक है बंदा, मेल। वो काम नहीं करता है और वो होमलेस भी है, मतलब वो रोड पे रहता है। वो आपके पास आया है ओपियोइड यूज़ इन द फॉर्म ऑफ हेरोइन, मतलब वो पन्नी से लेता है स्मैक पिछले 20 साल से, और इंजेक्शन भी उसने शुरू किया है 3 साल से, और उसको अभी HIV भी हो गया है। फिर अभी आपके पास आया है आपके सेंटर में कंसल्ट करने के लिए। आप इसका कैसे इलाज करोगे या किस तरह से उसको मैनेज करोगे? एक ये केस है इमेजनरी। तो अगर हमें इस पेशेंट का डिटॉक्स करना है तो आप कैसे कैसे स्टेप्स लोगे, या उसको कैसे डिसाइड करोगे उसको एडमिट करना है कि नहीं करना है, या उसको क्या दवाई देनी है, या क्या जांचें करनी है, कैसे डिसाइड करोगे? या मरीज़ आपके मतलब फैमिली मेम्बर लेके आए इस इरका में कि ऐसा ऐसा है, आप बताइए क्या करना है, क्या करोगे बेटा? HIV पॉजिटिव जो है पहले फोकस करेंगे कि उसके HIV का दवा स्टार्ट करवाएंगे। OPD अच्छा। बेसिस पे जो स्नैक ले रहे थे, हाँ। स्नैक का मेडिसिन हम OPD बेसिस पे डेली बेसिस पे दवा खिला के, और ओके। बाहर से HIV का जहाँ HIV का डॉक्टर बैठते हैं, अच्छा। उनसे दिखा करके HIV का दवा स्टार्ट करवा के देन हम यहाँ पर बुला कर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। एक तो तरीका है कि HIV का फोकस भी बहुत ज़रूरी है, HIV की दवाई स्टार्ट करना भी ज़रूरी है, या उसको और भी दवाई और भी बीमारी हो सकती है, जैसे पीलिया भी बहुत कॉमनली होता है, हेपेटाइटिस बी, उसका इलाज करना ज़रूरी है। और पीलिया का तो इलाज हो जाता है, हेपेटाइटिस C तो अभी क्योर हो जाता है। सबसे पहले उनकी टेस्ट कराएंगे। यस, टेस्टिंग करना है HIV की, सबसे पहले हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, जैसे लीवर का स्टेटस, CBC। यस, क्योंकि हेपेटाइटिस में लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये सब आप जांच करोगे। फिर उसके बाद हम देखोगे कि ये जो स्मैक ले रहा है वो कितनी क्वांटिटी में ले रहा है, कैसे इंजेक्शन तो ले रहा है ना, लास्ट डोज उसने कब लिया था वो भी आप चेक करोगे कि नहीं करोगे, अभी विड्रॉल है कि नहीं वो चेक करोगे। अगर कोई पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड आता है तो उसको आप वेट करना है कि उसको विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ही आप उसको दवाई स्टार्ट कर सकते हो। प्लस इन्वेस्टिगेशन करना है, कितनी क्वांटिटी ले रहा है, कब से ले रहा है, वो आपको डिसाइड करना है, पहले ये भी तरीका होगा। फिर ये सब असेसमेंट होने के बाद आप ये चेक करोगे, काउज से एक स्केल लगाना है जिससे आपको पता चलेगा कि इसको विड्रॉल कितना सेवियर हो रहा है। फिर आप डिसाइड करोगे कि इसको OPD से इलाज करना है या एडमिशन की ज़रूरत है। ये डिसाइड होने के बाद या तो OPD से आप ट्रीटमेंट लेते रहोगे या उसको एडमिट कर दोगे, है ना। फिर एडमिट होने के बाद फिर आप उसको डिटॉक्सिफिकेशन में डिटॉक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो डिटॉक्स OPD से भी हो सकता है, इनपेशेंट भी हो सकता है। फिर आपके पास कौन सी दवाई अवेलेबल है उसके हिसाब से हम करेंगे डिटॉक्स। या तो ट्रामेडोल अवेलेबल है, या एडनॉक अवेलेबल है, या मेथाडोन अवेलेबल है, या कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ब्रूफेन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम उसको दवाई करेंगे, है ना। नाउ जो कि इस मरीज़ ने बहुत लंबे टाइम तक नशा किया है और इंजेक्शन भी ले रहा है, उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस मरीज़ को लंबे टाइम तक इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये शायद नाल्टिमा का मरीज़ नहीं है ना, ऐसा लग रहा है ना आपको देख के। बुप्नोरफिन पे जाएगा, लंबे टाइम तक उसका इलाज करना पड़ेगा, वो डेली दवाई लेने के लिए आएगा वापस मेडिसिन से। अगर उसका अलग से बीमारी है उसको, तो लंबे टाइम तक उसका इलाज चलेगा। अगर उसको सिर्फ नशे की वजह से हो रहा है तो नशे का इलाज करते ही उसका ठीक हो जाएगा, फिर मतलब उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीज़र की अगर ऑलरेडी बीमारी है तो उसको इलाज चल रहा होगा तो आपको वो कंटिन्यू करना है। सीज़र जैसे शराब की बीमारी में पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि आपने सही उसको मात्रा में डायज़ेपाम की दवाई दी है। अगर आप सही मात्रा में दोगे तो सीज़र नहीं पड़ेगा, बिकॉज डायज़ेपाम भी सीज़र को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर उसको सीज़र पड़ रहा है तो सीज़र की अलग से मेडिसिन आती है, तो उसको आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा और वो मेडिसिन देनी पड़ेगी। जैसे इप्टोइन होता है या वालप्रोड होता है, वो कुछ सेंटर्स में अवेलेबल होती है, वो दवाई दे के आपको उसको दौरे मैनेज करना पड़ेगा। सर अल्कोहलिक पेशेंट को दे सकते हैं डायज़ेपाम? हाँ, डायज़ेपाम से तो हम मैनेज करेंगे ना अल्कोहल को, या लोआज़ेपाम को ऐसे करेंगे। अल्कोहल का जो डिटॉक्स होता है उसको डायज़ेपाम देंगे या लोआज़ेपाम देंगे। अगर अल्कोहल में लीवर ख़राब है तो डायज़ेपाम नहीं दे सकते, लीवर ठीक है तो आप डायज़ेपाम दे सकते हो। ये बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम है, तो इसमें बायोलॉजिकल मतलब ब्रेन इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है, और सोशल भी इन्वॉल्व है। तो ये जो सोशल कंपोनेंट है उसमें ये होता है कि बहुत सारे जो हमारे मरीज़ होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो मना नहीं कर पाते हैं। जैसे ग्रुप में है 4-5 लोग और सब लोग मिलके पी रहे हैं, तो ये लोग इसको कोई बोलेगा तो ये पी लेगा, ये मना नहीं कर पाएंगे, वो उस टाइम डिसाइड नहीं कर पाते, उनको उस तरह से सोशल हेजिटेशन होता है, एंजाइटी होती है। इसीलिए वो उसको लगता है कि अगर वो बाहर जाएंगे और उनको कोई दोस्त मिल गया और वो बोल रहा है कि आप नशा कर लो, तो वो मना नहीं कर पाएगा। ये एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो मना नहीं कर पाएंगे, और ऐसा सच में है, ऐसा बहुत सारे मरीजों के साथ होता है। तो उसका तरीका ये है कि उसका जो सोशल
ये है मतलब डेफिसिट है या उसका सोशल कॉग्निशन जो पुअर है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना एक सेशंस लेना होता है, सोशल स्किल ट्रेनिंग उसको बोलते हैं, कि उसमें एक सेशंस होता है हाउ टू से नो। तो उसमें एक मॉडलिंग और रोल मॉडलिंग होता है। उसमें आपको बताना है कि मान लो कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप शराब पीना है और आपको मैं बोल रहा हूँ ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आपको आप क्या बताओगे। तो इस तरह से आपको सेशन लेना है सोशल स्किल ट्रेनिंग का, वो कैसे मना करेगा। तो उसका एक ट्रेनिंग होता है। अगर कोई आपको नशा के लिए ऑफ़र करता है तो मना कैसे करना है, किस तरह से, वो टेक्निक है। वो टेक्निक आपको उसको सिखानी पड़ेगी ताकि वो कॉन्फिडेंट बने कि बाहर जाने के बाद भी अगर किसी ने उसको बोला पीने के लिए उसको रिफ्यूज़ कर पाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीजों में ये प्रॉब्लम होता है, वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, है ना। और वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि अगर आपके सब लोग, जैसा भी ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर मान लो कि 20 लोग हैं, 20 में से 18 लोग अगर एक काम कर रहे हैं तो 2 लोग भी वो काम कर लेंगे, है ना। बिकॉज हम वी आर अ सोशल एनिमल ना। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वैसे उस तरह से हम बिहेव करना चाहिए।